So welcome all of you over ExamWord. I am Jashanpreet Randhawa. Welcome back with another series of political science and IR. So we have been preparing the PYQs and MCQs that has been important and has been asked in some of the exams of political science and IR. So today we are here with the series of questions of equality and justice. So we'll be covering some of the MCQs, PYQs that has been asked in JNUEE or CUT or DU or other important aspect, which is important from my perspective, that may be asked or that may be of importance, that can be asked in your CUT 2024. So before jumping to the today's session, I just want to highlight some of the things that if you all know that ExamWord has started 75-day hard challenge. Yesterday Mandeep ji has posted a video over YouTube where you if you have already watched it, and if you have not watched it, I request you to please go to the ExamWord over YouTube and search for that video and do enlightened it. And I just request you that वो जो 75 hard day challenge चल रहा है, that is not for us, that is for you guys, that is for your preparation, that is just for to boost your preparation. So उसमें कल मनदीप जी ने आपको बताया कि हम कैसे 75 hard days challenge में हमारे पास 90 दिन रह चुके हैं, हम कैसे अपने preparation को थोड़ा सा boost up करेंगे, that you might get at least into a well-renowned university, well-renowned central university. तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको पहले 5 दिन में कैसे अपना स्टडी प्लान देखना है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको PYQs की समझ कैसे होनी चाहिए, आपको अपने कैसे दिन डिवाइड करने हैं. जैसे 75 डे हेल्थ चैलेंज एक वन ऑफ द ट्रेंड है ऑन वेरियस social media sites. So I request you all to go to watch that video. That will eventually help you to boost up your preparation and get landed in very good university. तो उसके लिए आप जाइए वहाँ पर, अपने 5 दिन का पहले स्टडी प्लान देखिए, अपने डाउनलोड कीजिए. उसके बाद आप उन्होंने बताया कि आपको सिलेबस डाउनलोड करने के बाद हर दिन की स्ट्रेटजी क्या रखनी है. आपको एटलीस्ट 3 घंटे निकालने हैं CUT की प्रेपरेशन के लिए. आपका एकेडमिक जो भी चल रहा है उसको सब दीजिए, उसको बाकी के रेस्ट ऑफ द आवर्स गिव इट टू दैट, बट एटलीस्ट गिव 3 आवर्स फॉर CUT प्रेपरेशन, एटलीस्ट 3 आवर्स, बिकॉज उससे कम नहीं होगा. एटलीस्ट 3 आवर्स तो दे ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो उसमें आप वो बताएंगे आपको कि कैसे रोज़ एक डेली चैलेंज, अगर कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा तो हम रोज़ उस पर लाइव आएंगे, आपसे रोज़ बातचीत होगी. जो भी अपना सेशन कंप्लीट करेंगे, या जिन्होंने भी अपना पार्ट कंप्लीट किया वो हमें थ्रू कमेंट्स बताएंगे, या जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे टेलीग्राम अकाउंट आपके पास हैं, हमारे टेलीग्राम के जो लिंक हैं, जो हमारे वहाँ पे अकाउंट्स हैं ExamWord के, CUT के नंबर ऑफ अकाउंट्स हमारे पास हैं टेलीग्राम पे. आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. आपकी जो भी क्वेरीज है यू कैन राइट इट डाउन देयर है, विल आंसर. तो उस पर एक थोड़ी सी चर्चा हुई थी. तो मैं आशा करती हूँ आप सब उसको देखेंगे जाके और अपनी प्रेपरेशन का उसको एक हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि लास्ट 75 डेज चालू होने वाले हैं थोड़े टाइम में, ठीक है, 10-15 डेज के बाद. और उसके बाद आपको पता है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं. ये आपके यही 75 डेज विल डिसाइड दैट वेदर यू विल गेट डाउन विल लैंडेड इन वेरी गुड यूनिवर्सिटी और यू हैव टू रीअपेयर, और या फिर आपको उसी में सेटिस्फाइड होना पड़ेगा जो आपको मिली है, अगर आपके मनपसंद की आपको नहीं मिली. तो आप ज़रूर उसको एक बार देखिएगा. सो उसके बाद हम बात करने वाले थे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वालिटी जस्टिस की. हमने ऑलरेडी स्टेट पे, सॉवरेनिटी पे और लिबर्टी पे क्वेश्चन कर लिए हैं. आज हम हम इक्वालिटी और जस्टिस पे क्वेश्चन करेंगे. आई होप आप सब रेडी हैं. आप अपने पेन कॉपी तैयार रखिए. मनदीप जी पहले हमेशा लिंक बता देते हैं जब भी यूट्यूब पे वीडियो आने वाली होती है. सो आप तक ये वीडियो आपको 1 घंटा पहले तो आपको नोटिस मिल जाएगा कि वीडियो आने वाली है पॉलिटिकल साइंस की. इसको आई रिक्वेस्ट है जिन्होंने इक्वालिटी लिबर्टी को पढ़ा है, इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस को पढ़ा है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे. जिन्होंने अभी प्रिपेयर करना है उनके लिए ये बेनिफिशियल होंगे, बट बिकॉज दे गॉट टू नो दैट व्हाट दे हैव टू स्टडी, विच पोर्शन दे नीड टू कवर फर्स्ट, ठीक है, उनके लिए भी आसान है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच इट आउट. तो क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के. सबसे पहले रॉल्स थ्योरी की बात होती है. रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जॉन रॉल्स का. जॉन रॉल्स पे आपके सिलेबस में भी मेंशन है एज अ थिंकर, ठीक है, गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. इसको हम पॉलिटिकल थ्योरी के पार्ट से भी देख सकते हैं, एज अ थिंकर के पार्ट से भी देख सकते हैं, बिकॉज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, जैसे मैंने लास्ट टाइम में मेंशन किया था. तो दिस बोथ आर क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन रॉबर्ट नॉजिक का है, उनकी बुक आपको आइडेंटिफाई करनी है. पहला क्वेश्चन जॉन रॉल्स की थ्योरी से है.
तो पहले में से ऑड वन आउट, क्या रिलेटेड नहीं है, देयर विल बी वन ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू जॉन रॉल्स, एंड सेकंड देयर इज ओनली वन बुक दैट इज रिलेटेड टू रॉबर्ट नॉजिक. सो देखिए पहला है विच इज नॉट रिलेटेड टू जॉन रॉल्स. नॉर्मेटिव थ्योरी है. नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल थ्योरी में फर्क क्या होता है? नॉर्मेटिव थ्योरी वैल्यू लेडन है, ठीक है, इसमें हम साइंटिफिक एंड उससे सबको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर रहे हैं. इट इज़ वेरी वैल्यू लेडन. जॉन रॉल्स की थ्योरी आप साइंटिफिकली प्रूव कर भी नहीं सकते, ठीक है. एक बंदे को निकाल के व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखना, हाउ इट कैन पॉसिबल इवन, ठीक है. वो रियल लाइफ सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, इट्स वेरी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. तो ये एक नॉर्मेटिव थ्योरी तो है. सो वन ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड इज प्रायोरिटी ऑफ इक्वालिटी ओवर लिबर्टी. क्या आपको लगता है, आपने उनके प्रिंसिपल्स पढ़े थे, 3 प्रिंसिपल हैं उनके जिनको वो अरेंज करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो इक्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं और लिबर्टी को नहीं देते हैं? नहीं, उनकी लिबर्टी हैज मोर प्रेफरेंस देन इक्वालिटी. तो ये ऑप्शन गलत है. वो लिबर्टी, उनका पहला प्रिंसिपल ही लिबर्टी के ऊपर है. डिफरेंस प्रिंसिपल उनका है जो हमने 2B जिसको बोलते हैं. अगर आपको अरेंज करना हो तो इसको अरेंज करना सीख लीजिए. इट इज 1 देन 2A देन 2B. इससे उनके 3 प्रिंसिपल है. वो सबसे पहले फर्स्ट को प्रेफरेंस देते हैं, दैट इज ऑन लिबर्टी. दूसरे पे देते हैं और तीसरा देते हैं, और जो लास्ट वाला है इट इज डिफरेंस प्रिंसिपल. ये उनका लास्ट है. ओवरलैपिंग कंसेंसस ऑन आइडियाज ऑफ जस्टिस एंड अदर फाउंडेशन ऑफ सोशल प्रिंसिपल. इट इज ओवरलैपिंग कंसेंसस भी वन ऑफ द टर्म है जो उनकी थ्योरीज में यूज की जाती है. नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ दीज इज रिटन बाय रॉबर्ट नॉजिक. ये 4 बुक हैं, इनमें से एक रॉबर्ट नॉजिक ने लिखी है, बाकी 3 उन्होंने नहीं लिखी है. तो उन्होंने एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये बुक उन्होंने लिखी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा विद इट्स ईयर. लॉज ऑफ पीपल जॉन रॉल्स की है. जेंडर जस्टिस इनक्वालिटी ऑकिन की है. और अपॉलॉजी आई थिंक लिखी है प्लेटो ने. तो ये 3 बुक्स इनकी नहीं है. एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया इनकी बुक है. एंड इसको आप विद ईयर ज़रूर एक बार देखिएगा. इन्होंने इसमें ही एज अ क्रिटिक आती है ये बुक, जिन्होंने इसमें जॉन रॉल का क्रिटिक किया है, जिसमें बोलते हैं कि जस्टिस ज़रूरी नहीं है, जस्टिस एज फेयरनेस की बात नहीं करते हैं, बिकॉज रॉबर्ट नॉजिक एक लिबर्टेरियनिज्म थे, तो वो थोड़ा सा प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर हैं. सो नेक्स्ट इज डुओकिन. डुओकिन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. डुओकिन आपको इग्नोर नहीं कर सकते डुओकिन की थ्योरी को. रोनाल्ड डुओकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं उन्होंने अपनी थ्योरीज में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो विच इज नॉट रिलेटेड टू डुओकिन थ्योरी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, ambition सेंसिटिव, एम्पेरिकल अप्रोच और लक एगैलिटेरियनिज्म. सो व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट? यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं 2 चीज़ों में, बिकॉज जिन्होंने पढ़ी होगी उनको तो ये तो पता है कि ambition सेंसिटिव की बात करते हैं जब वो इंश्योरेंस स्कीम की बात करते हैं. लक एगैलिटेरियनिज्म की बात भी करते हैं, जिसको वो ब्रूट लक बोलते हैं, जिसको हम बदकिस्मती भी बोलते हैं, जिसको वो बोलते हैं कि दैट कैसे ब्रूट लक को भी आपको लेवल अप करना है बिटवीन ऑल द पीपल, ठीक है. सो इन 2 में होगा. तो इसमें आएगा विच इज़ नॉट रिलेटेड टू डुओकिन, तो इसमें आएगा थर्ड. एम्पेरिकल अप्रोच नहीं है, उन्होंने भी नॉर्मेटिव अप्रोच ही दी है, वैल्यू लेडन अप्रोच है, साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते आप उस चीज़ को. सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन है, ये भी याद रखिएगा. मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में डुओकिन आते हैं और जॉन रॉल्स भी आते हैं, ठीक है. ये दोनों मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हम इनको बोलते हैं, बिकॉज ये भी अपने लोगों को क्या कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो लोगों को कम्युनिटी से अलग करके कुछ कहीं पे रखेंगे. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन में ऐसा ही था कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें लोग रह रहे हैं उससे वो बाहर निकलते हैं, तो ये भी उसी चीज़ का प्लेस करते हैं. नॉट सोशल कॉन्ट्रैक्शन, इनको हम पर से नहीं बोल सकते, बट या कैन बी अ फॉर्म ऑफ. देन वी हैव थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन. जॉन रॉल सेज दैट अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी और रिस्क वन शुड आइडेंटिफाई द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम फॉर ईच ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर विच द वर्स्ट आउटकम इज लीस्ट बैड. व्हाट इज द टर्म ऑफ दिस प्रिंसिपल? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं इसमें. जिनको तो पता होगा, जिन्होंने इनको अच्छे से पढ़ा, उनको पता होगा कि उनके 3 प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं जो उन्होंने दी है, कि दैट जो वो अपना व्हील ऑफ इग्नोरेंस में प्लेस कर रहे हैं. उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, उनके जो प्रिंसिपल है, ये जो उनके 3 प्रिंसिपल हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहा है. मैक्समिन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. इनके 3 प्रिंसिपल्स को ये नाम है. इसमें लेक्सिकल प्रायोरिटी, डिफरेंस प्रिंसिपल, इनको नहीं बोलते हैं. इनके प्रिंसिपल्स मैक्समिन पे बेस्ड है.
देन हमारे पास लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, हमारे पास कुछ थिंकर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने राइट्स के बारे में कुछ बात की है। उसके बाद हमारे पास लिस्ट 2 है, आपको आइडेंटिफाई करना है ना किसने किसकी बात की है। ये सब इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, बिकॉज एट द एंड ये सब मेंटेन करते हैं कि इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, पहले बेंथम है, दूसरे डॉकिन है, तीसरे रॉल्स हैं और फोर्थ लास्की है। तो बेंथम के आगे है राइट एज ट्रम्प, डॉकिन के आगे है राइट स्क्यूड थ्रू जस्टिस एंड नॉन निगोशिएबल, ठीक है। रॉल्स के आगे है स्टेट इज नॉन बाय राइट इट मेंटेन्स, और लास्ट की आगे है नेचुरल राइट नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्स। ये है, तो इनको आप मैच करिए। सबसे पहले बेंथम का तो आ जाएगा फोर्थ, दैट इज नेचुरल राइट्स नॉनसेंस बिल्ट ऑन स्टिल्स। ये नेचुरल राइट्स को कोई मायना नहीं देते, वो बोलते हैं नेचुरल राइट्स इज नथिंग, इट इज वेरी नॉनसेंस थिंग इसको बोलते हैं। वो बोलते हैं नेचुरल राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हमको राइट्स हमेशा लॉस के थ्रू आते हैं, क्योंकि एक यूटिलिटेरियनिज्म थे, एक अपनी लाइफ में लॉयर भी रह चुके हैं, इन्होंने लॉस पे बहुत बात की है, तो वो बोलते हैं हमें जितने भी राइट मिलते हैं दैट हैज़ बीन, हमें वो लॉस प्रोवाइड करता है, कोई भी नेचुरल राइट कोई जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उसके बाद डॉकिन है, डॉकिन बोलते हैं राइट एज ट्रम्प, इनका ऑप्शन होगा ए, राइट एज ट्रम्प। ये बोलते हैं कि आपको एक जीत मिली है, ठीक है, आपको एक स्पेशल कार्ड्स मिले हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो बेंथम का राइट एज ट्रम्प है। रॉल्स का होगा दैट राइट्स क्यूर्ड थ्रू जस्टिस एंड नॉन निगोशिएबल होते हैं जो, ठीक है, क्योंकि ये जस्टिस एंड फेयरनेस की बात करते हैं। और लास्ट की है सी ऑप्शन, स्टेट इज नॉन बाय द राइट इट मेंटेन्स। वो बोलते हैं स्टेट वही है जो आपके राइट मेंटेन करती है, क्योंकि वही राइट आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वालिटी शुड बी रिलेटेड टू इक्वलाइजिंग पीपल्स पावर, दिस इज अंडरलाइंग थीम ऑफ, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपको मुश्किल होगा क्योंकि सब ने ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस पे बात की है। समवेयर सम ऑल आर रिलेटेड, some all are interconnected, so somewhere you this, अगर आपने जॉन रॉल्स की थ्योरी जस्टिस एंड फेयरनेस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अगर आपने इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की पढ़ा है, डॉकिन की, मिशेल वॉल्जर की कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी को पढ़ा है, नोज़े की एंटाइटलमेंट थ्योरी को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशनल इक्वालिटी शुड बी रिलेटेड टू इक्वलाइजिंग पीपल्स पावर, कौन दे सकता है ये चीज? देखिए, इसमें सबसे पहले आप नॉज़े को तो हम ऑड वन आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी, इन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी की बात तो करते नहीं। इक्वालिटी प्रिंसिपल तभी आएगा, अब इसमें से आप ध्यान रखिए इक्वालिटी प्रिंसिपल आ रहा है, तो इस पे जॉन रॉल्स नहीं आएंगे, ठीक है, तो रॉबर्ट नॉजिक भी नहीं आएंगे, जॉन रॉल्स भी नहीं आएंगे, तो रह गए कौन? डॉकिन और मिशेल वॉल्जर। इसके इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी शुड बी रिलेटेड टू इक्वलाइजिंग पीपल्स पावर की बात करते हैं, सब इक्वल हो, कोई भी किसी से आगे बात ना हो। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर सही है मिशेल वॉल्जर। मिशेल वॉल्जर का जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कंसेप्ट है, उसमें वो वही बात करती हैं कि अगर आप एक चीज़ में इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं तो दैट शुड नॉट पेनिट्रेटेड टू अनदर लेवल, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि एजुकेशन लेवल में आप एक इनइक्वालिटी फेसेस कर रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आपको इनइक्वालिटी नहीं मिलनी चाहिए। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी बोलती है इक्वलाइजिंग पीपल्स पावर, कि सब एक एटलीस्ट वन लेवल में सब इक्वल हो, सबके इक्वल पावर हो सबके पास, ठीक है। अगर आप एक लेवल में इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे में जाए। तो वो बात करती हैं कि यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बोलते हैं कि ये शुड बी वेरी, जो आपका लेवल सेंसिटिव होना चाहिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ये बात करती है डिस्ट्रीब्यूशन इक्वालिटी का। दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट इन तीनों की थ्योरीज, जस्टिस एंड फेयरनेस, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, एंटाइटलमेंट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सब पता होना चाहिए। एंड किस बुक्स में इन्होंने दी हैं वो भी पता होना चाहिए विद ईयर्स। Then we have which of these are related to theory of recognition. थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन की बात कौन करते हैं? अगर आपको इनमें से पता हो, अगर आपने पढ़ा हो तो थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन की बात करते हैं चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आए थे जब उन्होंने ये बात की थी, ठीक है।
हम उनको मल्टीकल्चरलिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद रखिएगा। चार्ल्स टेलर का थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन क्या था। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल माइनॉरिटी राइट इनडोर्स्ड बाय विल कमिलिका। कौन सा मल्टीकल्चरलिज्म में आती हैं ये भी विल कमिलिका, ठीक है। इनमें उनको स्पेशल मेजॉरिटी राइट्स की बात करती हैं वो बोलती हैं कि माइनॉरिटीज़ को आपको देने चाहिए हु हैज़ बीन गॉट सेटल्ड इन मेजॉरिटी एरिया। तो वो बोलती है 3 राइट्स ऐसे हैं जो, कुछ राइट्स वो बोलती है इनके मेंटेन करने पड़ेंगे, कुछ राइट्स वो बोलती है आपको इनको देने पड़ेंगे स्टेट को, ठीक है। तो इनमें से एक है जिसका वो बात नहीं करती हैं। इनमें से 3 सही हैं जिनकी वो बात करती हैं कि माइनॉरिटीज़ को देने चाहिए, जहाँ मेंटेन करने चाहिए, और एक की बात नहीं करती है। पॉलीएथनिक राइट्स की वो बात करती हैं, ठीक है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव राइट्स की वो बात करती हैं दैट स्टेट नीड टू प्रोवाइड, ठीक है। सेल्फ गवर्नेंस गवर्नमेंट की राइट्स की बात करती हैं कि जो कम्युनिटीज़ पहले से वहाँ पर नेटिव हैं, ठीक है, जो कम्युनिटीज़ नेटिव हैं वहाँ की, जो वहाँ पे रह रही थी कुछ लोगों के आने से पहले, उनके सेल्फ गवर्निंग राइट्स होने चाहिए, जो कि वहाँ पे पहले मेजॉरिटी थी, ठीक है। फिर माइग्रेशन हुई, जब लोग की सेटलमेंट हुई तो वो माइनॉरिटीज़ हो गए और दूसरे लोग आके उनकी जगह पे बस गए। तो बोलते हैं उन लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट राइट मिलने चाहिए। जैसे ओब्रेंगियास की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो नेटिव कम्युनिटी थी उनकी बात करते हैं, उनके वैसे एक एग्जांपल देती हैं। तो टेरिटोरियल ऑटोनॉमी की राइट्स वो किसी को बात नहीं करती हैं। दिस इज़ वेरी, बोल सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, एक ऑप्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेरिटोरियल ऑटोनॉमी किसी को भी नहीं मेंटेन करती। वो बोलती है कि सबको लेवल अप करना है, तो अगर आपको माइनॉरिटी को लेवल अप करना है अगेंस्ट मेजॉरिटी, यू हैव टू गिव देम सम स्पेशल राइट्स। तो वो ये 3 स्पेशल राइट्स की बात करती हैं। Then we have John Rawls. Rawls introduces the wheel of ignorance because उन्होंने wheel of ignorance का concept क्यों दिया था? Why he has introduced? Why there was a need to introduce this concept? तो इसमें से आपकी 4 ऑप्शन है। पहली है any contract must always start from a blank slate, ठीक है। सेकेंड ऑल ऑफ दीज, मतलब चारों सही होंगे। थर्ड है it is closer to how people were in the state of nature. फोर्थ इज it is devised to eliminate bias in reasoning. तो देखिए अब आप लगाइए दिमाग, इसमें से क्या सही होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इसमें से 4 सही होगा। इट इज़ डिवाइज टू एलिमिनेट बायस इन द रीजनिंग। वो सिर्फ व्हील ऑफ इग्नोरेंस में इसीलिए प्लेस करते हैं लोगों को कि लोग बायस ना हो सके, ताकि लोगों को पता ना हो कि दैट व्हाट इज़ देयर पोजीशन, व्हाट इज़ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पोजीशन इन द सोसाइटी। तो उनको निकाल के उनकी ओरिजिनल पोजीशन से उनको व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे रखते हैं दैट दे माइट, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं वो पर्सन ऐसे प्रिंसिपल बनाएं जिसमें एटलीस्ट जो लीस्ट पोजीशन पे हैं, लीस्ट बैड पोजीशन पे है, उसको वो भी एडवांटेजेस रह सके, ताकि वो भी डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे ना आए। जो लीस्ट डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है, जो सबसे गरीब है, जहाँ बोल सकते हैं सोसाइटी में, जो सबसे आखिरी है लाइन में, उस तक भी एडवांटेज पहुंच सके। तो इसकी बात करते हैं, ये नहीं आएंगे। एनी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक स्लेट की बात नहीं है। वहाँ पर लोगों को जो प्लेस कर रहे हैं, दे हैव नॉलेज ऑफ गुड कंसेप्ट बैड कंसेप्ट के बारे में उनको पता है, ठीक है। इट इज़ क्लोजर टू हाउ पीपल, स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर नहीं है ये। स्टेट ऑफ नेचर के कैसे होता है? स्टेट ऑफ नेचर में तो वो बोलते थे तो लोग ब्रूटिश है, ग्लूमी है, दे डोंट नो अबाउट स्टेट। उनको तो कुछ पता ही नहीं था ना वहाँ पर, ठीक है, उनको पता नहीं स्टेट क्या होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोगों को पता है गुड्स कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे लोगों को पता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है। यहाँ पे वो बंदा सोच रहा है दैट अगर मैं सबसे वर्स्ट ऑफ हुआ तो फिर क्या होगा, अगर मैं ही सबसे आखिरी हुआ लाइन में तो क्या होगा। तो लोगों को यहाँ पे उनका गुड एंड बैड कंसेप्ट पता है। Then we have who talked about equality of capabilities. Equality of capabilities किस पे बात की थी? It is important. तो ये अमर्त्य सेन का कंसेप्ट है, इनको याद रखिएगा। अमर्त्य सेन जी ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था जिसमें वो इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि एक होती है फंक्शनल इक्वालिटी होती है, एक होती है फंक्शनल, दैट यू नो। जैसे वो अपनी बुक में भी एग्जांपल देते हैं रीडिंग और लिटरेसी की। तो वो बोलते हैं रीडिंग इज काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ लिटरेसी, बट लिटरेसी इज इटसेल्फ इज अ कैपेबिलिटी। बिकॉज अगर आप लिटरेसी होगी देन यू कैन प्रमोट रीडिंग मोर इन द सोसाइटी, देन यू कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। बोलते हैं इक्वालिटी तभी है अगर एजुकेशन इज गिविंग यू द राइट टू लिव अ डिग्निफाइड सोशल वेल एजुकेटेड लाइफ, ठीक है। तो बोलते हैं अगर आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज मेयरली पोजेसिंग अ फंक्शन ऑफ रीडिंग will not give you a dignified or proper life unless and until you know how to use that.
तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो उसको लिटरेसी में डालती हैं। तो इनका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज, दैट यू हैव टू मेड पीपल इक्वल एट द लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज, दैट दे कैन यूज देयर फंक्शन टू प्रॉस्पर एंड लिव अ डिग्निफाइड लाइफ इन द सोसाइटी. Then the last two question, which of these following is or are correct explanation of Ronald Dworkin idea of right as Trump? वही बात आ गई, अगर उन्होंने राइट ऑफ ट्रम्प्स को कैसे एक्सप्लेन किया, व्हाट आर राइट ऑफ ट्रम्प, राइट एज ट्रम्प्स, ठीक है, आपकी जीत, ट्रम्प्स यही होता है ना. तो ट्रम्प कार्ड जैसे हम बात करते हैं तो आपके आपके हाथ में कुछ एडवांटेज है, व्हाई दैट एडवांटेज, तो वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं. पहला है नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी टेक प्रेसिडेंस ओवर बेसिक इंडिविजुअल राइट्स. सेकेंड है इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी कैन ट्रम्प इंडिविजुअल राइट्स. थर्ड है बेसिक राइट इफ इंडिविजुअल टेक मॉरल एंड लीगल प्रेसिडेंस ओवर, बेसिक राइट ऑफ आएगा यहाँ पर, बेसिक राइट ऑफ इंडिविजुअल टेक मॉरल एंड लीगल प्रेसिडेंस ओवर अदर नॉर्म्स. तो इसका वेरी बेसिक राइट एज ट्रम्प्स की बात करते हैं तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सिंपल है. अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो ये आपको पता चल जाएगा. बेसिक राइट्स को बात करते हैं कि इंडिविजुअल हैज़ टेक मॉरल एंड लीगल प्रेसिडेंस ओवर अदर नॉर्म्स, लोगों को नॉर्म्स से छुटकारा करके उनको जो राइट्स मिलते हैं ताकि वो आगे बढ़ पाए ज़िंदगी में, उसकी बात करते हैं. नेक्स्ट वी हैव हु गिव द एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस. इतनी बार तो खुद ही इतनी ऑप्शंस में आ गया ये तो आप लोग कर ही सकते हैं. एंटाइटलमेंट थ्योरी किसने दी थी, यहाँ पे जेड आएगा, तो दिस इज रॉबर्ट नॉजिक. हमने लास्ट एग्जाम्पल पढ़ा था. एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस को आप याद रखिएगा. उनके 3 मेजर प्रिंसिपल हैं जिसमें वो बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं बाय 3 मीन्स, कि कैसे अगर उनको कैसे मिली हुई है, ठीक है, अगर उन्होंने जस्ट तरीके से किसी से ली है, विदाउट एनी फ्रॉड उन्होंने ली है, तो उनका वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है. स्टेट कैन नॉट क्वेश्चन इट, स्टेट उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती. तो यही हमारे आज के 13 क्वेश्चन थे इक्वालिटी और लिबर्टी पे. इसमें जितने भी कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं, डू गिव इट अ रीड, वेदर इट इज जॉन रॉल्स, नॉजिक, वॉल्जर, चार्ल्स टेलर, everyone, Ronald Dworkin, these all are important. इनके सभी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू एटलीस्ट गिव अ रीडिंग. जितने कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं इनके थ्रू ही आपको यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स नाउ. इनके थ्रू ही आपको और पढ़ना है इनके बारे में आगे. यहीं पे पढ़ के बस इस वीडियो को छोड़ के यहाँ पे मत छोड़िएगा. इनको एक और रीड दीजिएगा. सो इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच.